हेलो बच्चों, वेलकम टू अकेड एक्सेल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 6। ठीक है। लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने वर्क के बारे में बात करी थी। वर्क आइसोथर्मल कंडीशन में क्या होता है और वर्क एडियाबैटिक कंडीशन में क्या होता है, इन दोनों को डिस्कस किया था। और लास्ट में मैंने ये भी प्रूव किया था कि जो आइसोथर्मल वर्क है वो हमेशा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एडियाबैटिक वर्क। ठीक है, क्योंकि प्रेशर जो है वो आइसोथर्मल का कंडीशन में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एडियाबैटिक कंडीशन में, जिसकी वजह से। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तरीके से अपन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्लॉट का मतलब क्या है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बात समझ में आ रही है। और उसके बाद स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है, उसके बाद एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी को हम एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ एंट्रोपी। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ एंट्रोपी का मतलब हमें एंट्रोपी अलग अलग सिचुएशन में डिराइव करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आइसोथर्मल कंडीशन में, एडियाबैटिक कंडीशन में, आइसोबारिक कंडीशन में, आइसोकोरिक कंडीशन में, तो एंट्रोपी का डेरिवेशन होगा जैसे वर्क का डेरिवेशन होगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमसे क्या कहता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, लॉट। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमसे कहता है कि यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो हमेशा और हमेशा ही बढ़ती रहेगी। एज अ स्टेटमेंट ही ध्यान रखना है, क्या कह रहा है? द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज एंड ऑलवेज इंक्रीजिंग। यही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, तो the entropy of universe is increasing continuously। ठीक है, यानी कि एंट्रोपी की वैल्यू, जैसे एंट्रोपी को हम एंट्रोपी को डेल्टा एस यानी कि चेंज इन एंट्रोपी होगी, कॉमन सेंस वाली बात है। ये हमेशा और हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो, अब एंट्रोपी समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है, फिर उसके बाद हम एंट्रोपी को डिटेल में लेके जाएंगे। बात समझ में आ रही है? स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है। तो सबसे पहले स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है? तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जो अपने आप होती है। अपने आप मतलब यानी कि जिसमें कोई एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो प्रोसेस अपने आप चल रही होती है। आपको कोई एक्सटर्नल एनर्जी या एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती उसको कंटिन्यूअस करने के लिए। ठीक है, या तो आपने एक बार उसको इग्निशन दे दिया, या मान लीजिए एक बार आपने उसको स्टार्ट कर दिया, या कोई ना कोई आपने स्टार्टिंग एनर्जी दे दी, उसके बाद आपको कोई एनर्जी नहीं देनी, वो प्रोसेस अपने आप चलती जा रही है। ऐसी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर एक कैंडल जलाई, ये कैंडल है बहुत बड़ी, वो कैंडल को जलाया, तो कैंडल को जलाने के लिए आपको स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ इग्निशन एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद वो क्या है, कंटिन्यूअस चलती रहेगी। जब तक कैंडल है तब तक वो कैंडल जलती रहेगी अपने आप। ठीक है, उसको वापस से बार बार आपको माचिस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो जो एक बार इग्निशन देने के बाद या एक बार स्टार्ट करने के बाद प्रोसेस अपने आप कंटिन्यूअसली चलती रहती है, ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और हर नेचुरल प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस होती है। हर नेचुरल प्रोसेस जो अपने आप चल रही है। ठीक है, वैसे जनरली नेचुरल प्रोसेस अपने आप होती है, नेचर के साथ खिलवाड़ हम ही लोग करते हैं। ठीक है, बाकी नेचर तो अपने हिसाब से चल ही रही है। तो ऑल नेचुरल प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस, क्योंकि वो अपने आप हो रही है। बात समझ में आ रही है? तो डेफिनेशन में भी हम ये लिखेंगे कि ऑल द नेचुरल प्रोसेस which are occurring on its own, ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल
विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट। यहाँ पे सपोर्ट का मतलब है एक्सटर्नल एनर्जी, ठीक है, इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बात समझ में आ रही है? ठीक है, यानी कि ऐसी प्रोसेस जो नेचुरली अपने आप हो रही है, जिसमें आपको कोई एक्सटर्नल एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ रही, ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये मत बोला कि सर कैंडल को तो आपने जलाने की जरूरत पड़ी। मैंने ये कहा कंटिन्यूअस प्रोसेस जो बिना एक्सटर्नल एनर्जी के या एक्सटर्नल सपोर्ट के चल रही है। ठीक है, कैंडल को तो आपको एक बार स्टार्ट करना है बस, बाकी उसके बाद तो वो कंटिन्यूअस चलती जाएगी। ठीक है, तो ये डाउट मत रखना। ठीक है, कोई ना कोई प्रोसेस तो आपको स्टार्ट करनी ही पड़ेगी ना। फिर वो कंटिन्यूअसली अगर विदाउट एनी एनर्जी चल रही है तो ऐसी प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी। ठीक है, हॉट बॉडी का मतलब यहाँ पर कोई गर्म चीज है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल चाय हो गया या कुछ हो गया। ठीक है, गलत मत समझना। हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि गर्म बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट अपने आप ट्रांसफर होगी, हमें ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो प्रोसेस अपने आप हो रही है ना, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें मतलब जैसे आप जानते ही हो कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज ट्रांसफर होता है, तो ये भी क्या होगी? एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी जो कि अपने आप हो रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होती है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है? तो कॉमन सेंस वाली बात है, नॉन स्पॉन्टेनियस ऐसी प्रोसेस होगी जो अपने आप नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो इसमें हम ज्यादा बकवास नहीं करेंगे क्योंकि हम जानते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस जिसमें आपको थ्रू आउट द कंटिन्यूअस एनर्जी देने की जरूरत पड़ती है, तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। द प्रोसेस which require external energy, ठीक है, या सपोर्ट थ्रू आउट is called non-spontaneous process, is called non-spontaneous process। बात समझ में आ रही है? जैसे फॉर एग्जांपल उसी प्रोसेस को उल्टा कर दो, अगर आपको कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी तक अगर हीट ट्रांसफर करनी है तो वो अपने आप नहीं होगी, आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, एनर्जी वगैरह ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, तो एग्जांपल में जस्ट रिवर्स ले लीजिए आप। ठीक है, ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेस जनरली, ठीक है, जो नेचुरल नहीं है, ठीक है, जो नेचुरल प्रोसेसेस नहीं है वो जनरली आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। बात समझ में आई? जैसे हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी हीट तो नेचुरली ट्रांसफर होती है, लेकिन कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी हीट ट्रांसफर नहीं होती, वो आपको करनी पड़ती है। तो यानी कि मैं एग्जांपल में लिख सकता हूँ यहाँ पर हीट ट्रांसफर फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? या फिर जैसे आपने अगर थोड़ा बहुत केमिस्ट्री की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर आपने पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में याद करो कि जो
गैल्वेनिक सेल होते हैं, ठीक है, या डैनियल सेल होते हैं, उसमें केमिकल रिएक्शन से एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन तो अपने आप होती है, तो वो प्रोसेस हमारी कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस। लेकिन जो दूसरे टाइप के सेल होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जहां पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वहां पे हमें बैटरी का यूज करना पड़ता है, ठीक है। आप बैटरी लगाते हो जिसकी वजह से रिएक्शन उल्टी होती है, बात समझ में आ रही है। तो वहां पे बैटरी ऐसा क्या है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी हो गया ना, या सपोर्ट हो गया ना, एनर्जी के फॉर्म में आप सपोर्ट कर रहे हो रिएक्शन को, यानी कि वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस थी, वो नेचुरली नहीं हो रही थी, आपको जबरदस्ती करवानी पड़ रही है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये हो गया, तो वही वहां पे वो हो गया चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसी प्रोसेस जो अपने आप हो रही है, नेचुरली हो रही है, और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अपने आप नहीं हो रही, नेचुरली नहीं हो रही है, ऐसी प्रोसेस को हम नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एंट्रोपी के ऊपर, ठीक है। अब एंट्रोपी हमें समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे आपकी बात खत्म हो रही है नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस क्या होती है, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एंट्रोपी, ठीक है, जो मेन रूट है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का। तो एंट्रोपी का मतलब क्या है वो हम समझते हैं। देखो, एंट्रोपी को हम ऐसे डिनोट करते हैं, एंट्रोपी का सीधा सीधा जो मतलब है वो है रैंडमनेस। क्या है, रैंडमनेस, या एक और वर्ड यूज किया जाता है जो कि है डिसऑर्डरनेस। क्या है, डिसऑर्डरनेस। तो देखो, एंट्रोपी का सीधा सीधा मतलब होता है रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस, ठीक है। एंट्रोपी रिप्रेजेंट्स डिसऑर्डरनेस, डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस ऑफ नेचर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस जो है वो कंटिन्यूअसली नेचर में बढ़ती ही जा रही है। क्या होती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, रैंडमनेस, ठीक है, इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग इन नेचर, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नेचर में कंटिन्यूअसली एंट्रोपी बढ़ती ही जा रही है, यानी कि रैंडमनेस बढ़ती ही जा रही है, डिसऑर्डरनेस बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। और जाहिर सी बात है कि आप जिस तरीके से इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, एंथैल्पी डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, आप कोई प्रोसेस हुई तो उस दौरान जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आई है या चेंज इन एंथैल्पी आई है वो कैलकुलेट कर रहे थे, तो यहाँ पर भी आप एंट्रोपी भी चेंज इन एंट्रोपी ही कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो एंट्रोपी कांट बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली, ठीक है, वी कैन ओनली कैलकुलेट कैलकुलेट चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। और चेंज इन एंट्रोपी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एस से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एस से, ठीक है। डेल्टा एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन एंट्रोपी को। यानी कि अब एंट्रोपी क्या है, कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है, यानी कि एंट्रोपी इज ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। ये बात लिख सकते हैं हम, एंट्रोपी जो है वो पॉजिटिव होती है ऑलवेज। बात समझ में आ रही है, एंट्रोपी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंट्रोपी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंट्रोपी।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंट्रोपी। तो एंट्रोपी का नेचर क्या है? पहली चीज तो ये कि एंट्रोपी जो है, जो प्रोसेस अपने आप हो रही है उसमें एंट्रोपी पॉजिटिव होगी, और जो प्रोसेस अपने आप नहीं हो रही उसमें एंट्रोपी नेगेटिव होगी। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गई, द प्रोसेस occurring itself, ठीक है, have positive entropy, positive change in entropy, ठीक है, पॉजिटिव चेंज इन एंट्रोपी, यानी कि डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव होगा जो प्रोसेस इटसेल्फ हो रही है, यानी कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। ठीक है, एंड फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, for non-spontaneous process, change in entropy may be positive or negative। ठीक है, अच्छा वैसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पॉजिटिव है या नेगेटिव है? मतलब सॉरी, जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो नेचुरली हो रही है या नेचुरली नहीं हो रही, ये एक्चुअली हमें पता चलता है गिब्स फ्री एनर्जी की हेल्प से, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो होगा डेल्टा जी की हेल्प से। अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है, और डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। ठीक है, तो उससे रिलेट करके हम एंट्रोपी का एक्चुअल फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि देखो डेल्टा जी को नेगेटिव या पॉजिटिव हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, डेल्टा एस को पॉजिटिव रख के भी, डेल्टा एस को नेगेटिव रख के भी। ठीक है, तो ये 100% करेक्ट नहीं है, इस बात को दिल पे नहीं लेना, यानी कि इन दो स्टेटमेंट्स को आपको दिल पे नहीं लेना है। ये जनरल स्टेटमेंट है कि जनरली आपको जब कोई भी नेचुरल प्रोसेस हो रही होगी तो एंट्रोपी आपको पॉजिटिव ही मिलेगी। ठीक है, जनरल केसेस में। ठीक है, हर बात को दिल पे नहीं लगाना होता केमिस्ट्री में, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ एग्जांपल्स की बात कर लूं, जैसे बॉइलिंग ऑफ एग। ठीक है, तो आपको क्या लगता है बॉइलिंग ऑफ एग जो है वो कैसी प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? ठीक है, अच्छा बॉइलिंग ऑफ एग तो चलो ठीक है, तुम बॉईल कर रहे हो इस तरीके से सोच रहे होगे, लेकिन उसमें जो एंट्रोपी है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ये बताओ। बताओ, नीट के स्टूडेंट हो, बताओ। तो सोचो, तुमने बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ा है, उसमें प्रोटीन का डीनेचुरेशन पढ़ा है, तो क्या तुमने उसमें पढ़ा है कि प्रोटीन जो है पहले स्ट्रेट चेन होती है, उसमें प्रोटीन की स्टेजेस होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। तो जब आप प्रोटीन की प्राइमरी स्टेज से सेकेंडरी स्टेज में जाते हो तो वो कॉइल होने लगता है, सेकेंडरी से टर्शरी स्टेज में जाते हो तो वो और ज़्यादा कॉइल होने लगता है, और टर्शरी से जब क्वाटरनरी स्टेज में जाते हो तो वो बिल्कुल गुंज-गुंज जो कहते हैं ना, वैसा कुछ हो जाता है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉइल्ड शेप का होता है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि रैंडमनेस बढ़ रही है या डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है या कम हो रही है? तो ऑब्वियसली बात है कि डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है। तो डिसऑर्डरनेस अगर बढ़ रही है, डिसऑर्डरनेस अगर बढ़ रही है, तो ये प्रोसेस कैसी हो जाएगी? ये प्रोसेस हो, इसमें एंट्रोपी क्या हो जाएगी? इसमें एंट्रोपी जो है पॉजिटिव होगी। ठीक है, इसमें क्या होगी? एंट्रोपी पॉजिटिव होगी, एंट्रोपी पॉजिटिव होगी। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, उसकी बात नहीं कर रहा। मैंने पहले ही बताया कि स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस गिब्स फ्री एनर्जी डिसाइड करता है, एंट्रोपी डिसाइड नहीं करता। ठीक है, हमने ये कहा है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जनरली एंट्रोपी पॉजिटिव होती है। ठीक है, क्योंकि जो नेचुरली अकरिंग प्रोसेसेस होती है उसमें एंट्रोपी पॉजिटिव होती है। तो ये जनरल स्टेटमेंट। फिर एक और बढ़िया सा एग्जांपल लो, स्ट्रेचिंग ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ इलास्टिक रबर। ठीक है, अगर मैं स्ट्रेचिंग ऑफ मतलब यानी कि जो आप चोटी वोटी बांधते हो रबड़ वगैरह, ठीक है, तो वो रबड़ को अगर आप स्ट्रेच करते हो, खींचते हो, तो बताओ एंट्रोपी बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी? तो एंट्रोपी बढ़ रही है या कम हो रही है, तो इसको कैसे समझोगे बताओ? आपने स्प्रिंग देखी, तो स्प्रिंग ऐसे गोल 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 होती है, जब आप उसको खींचोगे तो वो एकदम स्ट्रेट हो जाएगी, यानी कि उसके एटम एक लीनियर फॉर्म में अलाइन हो जाएंगे, सिस्टमेटिक।
ठीक है, ऐसा ही क्या होगा इलास्टिक रबड़ के साथ, कि उसमें भी क्या हो रहा है कि जो एटम्स है अंदर या जो भी चीज है वो कॉइल फॉर्म में प्रेजेंट होगी। जैसे ही आप स्ट्रेच करोगे तो वो एक एटम सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में आ जाएगा। तो डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? तो यानी कि इन केस ऑफ इलास्टिक डिसऑर्डरनेस कम हो रहा है। ठीक है, इन दिस केस disorderness डिक्रीजिंग। ठीक है, डिसऑर्डरनेस डिक्रीज हो रहा है तो हेंस एंट्रोपी भी क्या होगी, हेंस एंट्रोपी नेगेटिव होगी, हेंस एंट्रोपी क्या होगी, नेगेटिव होगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एक तो बॉइलिंग ऑफ एग, ठीक है, जो कि एक जिसमें एंट्रोपी पॉजिटिव होती है, और एक स्ट्रेचिंग ऑफ रबर। ठीक है, तो कल अल्टीमेटली आपको दिमाग लगा के यही सोचना है कि रैंडमनेस बढ़ रही है या कम हो रही है। बात समझ में आ रही है? तो ये होगी आपका एंट्रोपी का थोड़ा बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पार्ट, जहाँ पे कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट थी वो हमने कर ली। अब आते हैं मैथमेटिकल पार्ट, डेरिवेशन वाले पार्ट पे। ठीक है, तो एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या चीज है, तो इस चीज को हम समझते हैं। तो अब हम देखते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो अब हम देख रहे हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर एंट्रोपी। ठीक है, अब एंट्रोपी की अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें तो मैथमेटिकली तो एंट्रोपी को देखो कैसे लिखा जाता है। एंट्रोपी होती है चेंज इन हीट अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, चेंज इन हीट अपॉन टेम्परेचर। और अगर मैं इनफाइनाइटली स्मॉल के लिए बात करूं, ठीक है, स्मॉल चेंज के लिए, फॉर इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज के लिए अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, डी एस बाय डी क्यू बाय टी। ठीक है, अच्छा एंट्रोपी यहाँ पे जो हीट यूज होती है वो रिवर्सिबल कंडीशन के लिए होती है जनरली। ठीक है, तो इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, लेट देयर इज एन इक्विलिब्रियम सिचुएशन। ठीक है, तो यानी कि एट इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्या हो रहा होगा, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्या हो रहा होगा। तो आप देखो, लेट सपोज एक ले लेते हैं हम सिस्टम, एक ले लेते हैं हम सिस्टम, ठीक है, और एक ले लेते हैं हम सराउंडिंग। क्या ले लेते हैं, सराउंडिंग। ठीक है, अब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में आपस में हीट एक्सचेंज हो रही होगी। यस, ऑब्वियसली हो रही होगी। तो लेट सपोज सिस्टम जो है वो हीट रिलीज कर रहा है या हीट लूज कर रहा है, तो सिस्टम के लिए हीट क्या हो जाएगी, माइनस क्यू, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। ठीक है, अगर सिस्टम हीट लूज करता है तो साइन क्या आता है, नेगेटिव। और और अगर सराउंडिंग जो है हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसके लिए हम प्लस क्यू ले लेते हैं, लेट सपोज। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं वर्क की बात करूं, सॉरी वर्क की नहीं, एंट्रोपी की बात करूं, तो एंट्रोपी इसके लिए क्या हो जाएगी, माइनस क्यू रिवर्सिबल बाय टी। और इसके लिए हीट एंट्रोपी क्या हो जाएगी, प्लस क्यू अपॉन टी। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगी, प्लस क्यू अपॉन टी, और इसके लिए क्या हो जाएगी, माइनस क्यू अपॉन टी। बात समझ में आ रही है? तो ये जो एंट्रोपी है ये किसकी है, ये तो सिस्टम की है, और ये किसकी है, ये तो सराउंडिंग की है। अब यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या होगी, तो कॉमन सेंस वाली बात है कि यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है, यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो किसके बराबर होगी, सिस्टम की एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी। ठीक है, तो अगर मैं सिस्टम की एंट्रोपी की बात करूं तो वो कितनी होगी, माइनस क्यू रिवर्सिबल बाय टी। वहीं अगर मैं सराउंडिंग के हीट की बात करूं तो वो हो जाएगा प्लस क्यू अपॉन टी। तो टोटल क्या आएगा, टोटल सराउंडिंग की एंट्रोपी कितनी, यूनिवर्स की एंट्रोपी कितनी आ जाएगी, देखो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज कर रहा है और सेम अमाउंट ऑफ हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो दोनों क्वांटिटी सेम है, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, जीरो। यानी कि एंट्रोपी एट इक्विलिब्रियम इज जीरो। तो एट इक्विलिब्रियम सिचुएशन एंट्रोपी इज जीरो। ठीक है, एंट्रोपी क्या होती है, जीरो होती है। बात समझ में आई?
लेट्स अब स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। तो डेरिवेशन में देखिए हमें क्या क्या देखना है। देखिए तो फ्रॉम मैथमेटिकल इक्वेशन हमारे पास है ds बराबर डी क्यू बाय टी। ठीक है, तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ डी क्यू बाय टी डी एस। ऑफकोर्स डी क्यू फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डी क्यू क्या होता है। अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की बात करूं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स था चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर डी क्यू प्लस डब्ल्यू, ये थी। ठीक है, तो यहां से डी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, डी क्यू बराबर डी यू माइनस डब्ल्यू, राइट। तो देखो डी क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, डी यू माइनस डब्ल्यू बराबर टी डी एस। ठीक है, और इसको भी लिख सकता हूं मैं माइनस पी डेल्टा वी। ठीक है, बराबर टी डी एस। भाई वर्क क्या होता है, माइनस पी डेल्टा वी होता है ना। अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगी प्लस पी डेल्टा वी बराबर टी डेल्टा एस। ठीक है, या टी डी एस। अब इंटरनल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, तो इंटरनल एनर्जी आप अच्छे से जानते हो। अगर हीट कैपेसिटी के टर्म्स में लिखूं मैं तो इंटरनल एनर्जी होती है एन सी वी डी टी के बराबर। ठीक है, ये हीट कैपेसिटी वाले फॉर्मूले से आया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे इंटरनल एनर्जी की जगह लिख दूं डी यू बाय, मतलब डी यू की जगह एन सी वी डेल्टा डी, और प्रेशर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन में। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, तो प्रेशर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रेशर की जगह मैं लिख सकता हूँ एन आर टी बाय वी। ठीक है, एन आर टी बाय वी। तो यहाँ पे प्रेशर की जगह मैं लिख रहा हूँ एन आर टी बाय वी। ठीक है, और यहाँ पर देखो स्मॉल चेंज है तो डेल्टा की जगह डीवी आएगा, पी डीवी। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना कुछ डीवी बराबर टी डी एस। ठीक है, अब मैं इस टेम्परेचर को यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ। तो अगर मैं टेम्परेचर को डिवाइड कर दूंगा तो देखो क्या आएगा मेरे पास इक्वेशन, एन सी वी डी टी बाई टी। ठीक है, प्लस एन आर डी वी बाई वी बराबर डी एस। ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी। अब देखो अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं, इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन, ठीक है, विथ लिमिट्स के साथ, तो देखो क्या इक्वेशन बनेगी। अगर मैं लिमिट्स के साथ इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट पुट करूंगा t1 से t2, और साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगी dv बाई वी, v1 से लेकर v2, ये लिमिट पुट करूंगा। अब इंटीग्रेशन करना तो तुम्हें आता ही है, क्या आएगा इसका, तो एन सी वी एल एन, ठीक है, एल एन टी टू बाय टी वन, और यहाँ पर क्या आएगा एन आर एल एन वी टू बाय वी वन। ये किसके बराबर आ गया, ये आपका एंट्रोपी के बराबर आ गया, चेंज इन एंट्रोपी के बराबर। ठीक है, तो ये हो गई आपके चेंज इन एंट्रोपी का एक सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी क्या हो गई, चेंज इन एंट्रोपी हो गई आपकी एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन और एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। बात समझ में आ रही है। ठीक है, और देखो इसको ही मैं आगे लिख रहा हूँ अब नेक्स्ट पेज पे। देखो हमारे पास इक्वेशन आई थी डी एस बराबर एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। ठीक है, अब एल एन को मैं लॉग में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो लॉग में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड ये हो जाएगा एन सी वी लॉग बेस 10 टी टू बाई टी वन प्लस 2.303 एन आर
log बेस 10 V2 बाय V1। ठीक है, तो ये log के टर्म्स में हो गई आपकी बात। तो बात समझ में आ रही है? ये आपका एंट्रोपी का फॉर्मूला हो गया जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये तो हो गया टेम्परेचर और वॉल्यूम की टर्म्स में। किसमें? टेम्परेचर और वॉल्यूम की टर्म्स में। ठीक है, अगर मैं प्रेशर की टर्म्स में ही निकालना चाहूँ इस फॉर्मूले को तो मैं क्या लिखूंगा? तो ds बराबर NCV ln T2 बाय T1, ठीक है, प्लस NR ln V की जगह में क्या लिख सकता हूँ? तो V की जगह में क्या लिख सकता हूँ? देखो PV बराबर होता है nRT, तो V की जगह क्या हो जाएगा? nRT बाय P। N और R कांस्टेंट है, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। तो यानी कि V2 की जगह मैं लिख सकता हूँ T2 अपॉन P1 और यहाँ पे लिख सकता हूँ T1 अपॉन P2, लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इस इक्वेशन को ओपन करके लिखूं तो NCV ln T2 बाय T1 प्लस NR ln T2 बाय T1, ठीक है, प्लस NR ln P1 बाय P2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या कॉमन आ सकता है? यहां से ln बाय n कॉमन आ सकता है, और तो यानी कि CV प्लस R ये अलग रहेगा, और n ln T2 बाय T1 प्लस n R ln P1 बाय P2। तो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, CV बाय C क्या होता है? CP। इस n को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका ln T2 बाय T1 प्लस एन आर ln P1 बाय P2। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हो गया आपका एंट्रोपी का फॉर्मूला। ये हो गया आपका एंट्रोपी का फॉर्मूला। ये हो गया टेम्परेचर प्रेशर की टर्म्स में, ये हो गया आपका टेम्परेचर वॉल्यूम की टर्म्स में। दोनों कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्या है? तो दो फॉर्मूला है, एक तो है एनसीवी ln T2 बाई T1 प्लस एनआर ln V2 बाई V1, और एक है एनसीपी ln T2 बाई T1 प्लस एनआर ln P1 बाई P2। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला है जो आपको एंट्रोपी के ध्यान रखने हैं, इससे डायरेक्ट उठ के सवाल आता है। तो ये हो गया एंट्रोपी का फॉर्मूला। तो अब हम एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के टाइम पे, जैसे फॉर एग्जांपल आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, तो अलग अलग प्रोसेस के टाइम पे हम एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला केस ले लेते हैं हम एट आइसोथर्मल कंडीशन। ठीक है, तो केस फर्स्ट, एंट्रोपी एट आइसोथर्मल कंडीशन। अब आइसोथर्मल कंडीशन के दौरान, तो जब आइसोथर्मल कंडीशन पे हम बात करेंगे तो आइसोथर्मल कंडीशन पे क्या होता है? आइसोथर्मल कंडीशन पे चेंज इन टेम्परेचर जीरो होता है। तो यस, यानी कि dt एंड डेल्टा टी बोथ आर जीरो, चेंज इन टेम्परेचर जीरो। और चेंज इन टेम्परेचर जीरो होता है तो फॉर आइडियल गैस इक्वेशन डेल्टा यू भी जीरो होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो होता है। और अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में मैं क्या बोल सकता हूँ कि देखो डी यू बराबर होता है डी क्यू प्लस डब्ल्यू। अब अगर अगर यहाँ पर ये चीज जीरो हो चुकी है तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि डी क्यू बराबर है माइनस डब्ल्यू। ठीक है, इसके बराबर है माइनस डब्ल्यू के। ठीक है, किसके बराबर है? माइनस डब्ल्यू के। बात समझ में आ रही है?
अब वर्क का फॉर्मूला क्या है फॉर रिवर्सिबल कंडीशन? देखो रिवर्सिबल कंडीशन ही डिस्कस कर रहे हैं। अब स्टार्टिंग में हमने जो एनसीवी डेल्टा टी जो भी फॉर्मूला निकाले थे दोनों एंट्रोपी के टेम्परेचर वॉल्यूम के टर्म्स में, वो रिवर्सिबल कंडीशन के लिए ही निकाले हैं। ठीक है, तो वर्क फॉर रिवर्सिबल कंडीशन क्या होता है? तो वर्क फॉर रिवर्सिबल कंडीशन, वर्क फॉर रिवर्सिबल कंडीशन क्या होता है? वर्क होता है माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाय वी वन। क्या होता है? माइनस वी टू बाय वी वन। बात समझ में आ रही है? ये फॉर्मूला है वर्क का। तो यानी कि ये चेंज इन हीट के बराबर ही है। अब डी क्यू के लिए क्या हो जाएगा, मतलब हीट किसके बराबर हो? देखो माइनस डब्ल्यू के बराबर है और वर्क का फॉर्मूला ये होता है। तो हीट के लिए क्या हो जाएगा? तो हीट के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा? देखो हीट के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा? हीट के लिए मेरे पास हो जाएगा प्लस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। ठीक है, और एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी होता है डी क्यू बाई टी। यानी कि ये जो एंट्रोपी का फॉर्मूला निकालना है हमें, तो इसके लिए मैं इस फॉर्मूले को डायरेक्ट टेम्परेचर से डिवाइड कर दूंगा, और जैसे ही टेम्परेचर से डिवाइड करूंगा ये टी टी गया और ये बचा एल एन वी टू बाई वी वन। ये क्या हो गया हमारा? एंट्रोपी। क्या हो गया ये? एंट्रोपी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंट्रोपी एट आइसोथर्मल कंडीशन। ठीक है, अब लॉग में कैलकुलेट करना तो आता ही है। लॉग में कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे? आगे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 2.303 से। किससे? 2.303 एन आर लॉग बेस 10 वी टू बाय वी वन। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ गया फॉर्मूला आपका। ठीक है, तो एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एट आइसोथर्मल कंडीशन एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। अगर मैं सिंपल सी ट्रिक की बात करूं तो देखो ये जो हमने एंट्रोपी का फॉर्मूला डिराइव किया था, ठीक है, तो अगर आप आइसोथर्मल कंडीशन ले रहे हो तो ये वाले पार्ट को गायब कर दो। ठीक है, इस वाले पार्ट को गायब कर दोगे तो फॉर्मूला क्या बच रहा है? एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। यहाँ पे क्या आ रहा है? एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। ठीक है, डायरेक्ट। ठीक है, डेरिवेशन करवाना मेरा धर्म था इसलिए मैंने करवा दिया, बाकी ट्रिक आपको पता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब ये होगी आइसोथर्मल कंडीशन। अब ले लेते हैं नेक्स्ट कंडीशन। बताओ कौन सी कंडीशन है? जो तुम बोलो, तुम तो बोल ही नहीं सकते, रिकॉर्डिंग है। चलो नेक्स्ट कंडीशन ले लेते हैं आइसोकोरिक कंडीशन। क्या ले लेते हैं? के सेकंड आइसोकोरिक कंडीशन। ठीक है, एंट्रोपी एट आइसोकोरिक कंडीशन। ठीक है, अब आइसोकोरिक कंडीशन क्या होता है बताओ? आइसोकोरिक कंडीशन होती है जब चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो, चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब चेंज इन वॉल्यूम अगर जीरो है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? वर्क जीरो है। बताओ वर्क क्या होता है? माइनस पी डेल्टा वी। और अगर डेल्टा वी ही जीरो है तो इसका मतलब वर्क जीरो है। और अगर मैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से यूज करूं तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वर्क जीरो है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमसे कहता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर होती है चेंज इन हीट प्लस वर्क के। और आइसोकोरिक कंडीशन पर बताओ वर्क जो है वो जीरो हो रहा है, और वर्क जीरो हो रहा है यानी कि इंटरनल एनर्जी कंप्लीटली बराबर है किसके? हीट के। ठीक है, हीट के। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी सच सच बताना किसके बराबर होती है? हीट कैपेसिटी से अगर तुम्हें कुछ याद आ रहा हो तो वो होती है एनसीवी बाय टी। ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट जो है वो किसके बराबर होती है? इंटरनल एनर्जी के। तो यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एन सी वी डी टी बराबर क्या हो गया? डी क्यू। ठीक है, ये इक्वेशन समझ में आई? तो ये इक्वेशन हीट के बराबर हो रही है। ठीक है, अब एंट्रोपी तो जानते ही हो। एंट्रोपी क्या होता है? तो एंट्रोपी होता है हीट
अपॉन टेम्परेचर, और यहाँ पे हीट किसके बराबर आ रही है, एनसीवी dt के बराबर। तो यहाँ पर हीट किसके बराबर आ जाएगी, एनसीवी बाय dt के अपॉन टी के बराबर। तो एनसीवी dt अपॉन टी अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो क्या आ जाएगा, एनसीवी ln टी, लिमिट्स पुट करेंगे t1 से t2, क्या आ जाएगा, एनसीवी ln t2 बाय t1। ठीक है, ये किसके बराबर आ रहा है, ये किसके बराबर आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा एंट्रोपी के बराबर। किसके बराबर, एंट्रोपी के बराबर। और इसको लॉग में कन्वर्ट करना है तो सिंपली 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एनसीवी लॉग बेस 10 t2 बाय t1। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया किसकी टर्म्स में, एंट्रोपी इन कौन सी कंडीशन, आइसोकोरिक कंडीशन। अब थोड़ा वापस से पुराने फॉर्मूले पे आते हैं। आइसोकोरिक कंडीशन का मतलब क्या है, आइसोकोरिक कंडीशन का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम जीरो। तो इस बार इस वॉल्यूम वाले पार्ट को जीरो कर दो। इस वॉल्यूम वाले पार्ट को अगर जीरो करोगे, इस वॉल्यूम वाले पार्ट को अगर जीरो करोगे तो बचेगा क्या, ये वाला फॉर्मूला। तो ध्यान से देखो क्या बच रहा है, क्या वही बच रहा है, एनसीवी ln t2 बाय t1। यस, ऑफ कोर्स वही बच रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलो, आइसोकोरिक कंडीशन हो गई, तो अब ले लेते हैं आइसोबारिक कंडीशन। चलो नेक्स्ट केस, आइसोबारिक कंडीशन। कौन सा केस है ये, केस थर्ड। ठीक है, एंट्रोपी एट आइसोबारिक कंडीशन। ठीक है, एंट्रोपी एट आइसोबारिक कंडीशन। तो आइसोबारिक कंडीशन पे सच सच बताना कौन कांस्टेंट होता है, तो आइसोबारिक कंडीशन पे चेंज इन प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब चेंज इन प्रेशर कांस्टेंट है, अब चेंज इन प्रेशर कांस्टेंट है और हमें कैलकुलेट करनी है एंट्रोपी। एंट्रोपी जो कि बराबर होता है dq बाय टी। अब मुझे एक चीज बताओ कि एट कांस्टेंट प्रेशर हीट किसके बराबर होती है। तो अगर आपने लेक्चर देखे हैं तो आपको याद होगा कि चेंज इन एंट्रोपी में जो हीट है, ठीक है, अगर मैं हीट की ही बात कर रहा हूं तो एट कांस्टेंट प्रेशर जो हीट है वो बराबर होती है, बताइए बताइए, एंथैल्पी के बराबर। किसके बराबर होती है, एंथैल्पी के बराबर। याद आया, मैंने स्टेटमेंट लिखवाए थे कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट जो है इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है और एट कांस्टेंट प्रेशर हीट जो है वो एंथैल्पी के बराबर होती है। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई। अब एंथैल्पी तो हम जानते हैं कि एंथैल्पी बराबर होता है एनसीपी डेल्टा टी, और स्मॉल चेंज के लिए क्या हो जाएगा, डीएच बराबर एनसीपी dt। बात समझ में आ रही है। अब देखो, ये हो गया एनसीपी dt, तो यहां से हम एंट्रोपी निकाल सकते हैं। एंट्रोपी क्या हो जाएगा, एंट्रोपी हो जाएगा एनसीपी dt बाय टी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन करने बैठूं, ठीक है, बैठ तो सकता नहीं, मैं खड़े खड़े करनी पड़ेगी। तो देखो एनसीपी ln टी, लिमिट्स पुट करेंगे t1 से t2, तो एनसीपी आ जाएगा ln t2 बाय t1। ठीक है, क्या आ जाएगा, एनसीपी ln t2 बाय t1। हो गया, हो गई, एंट्रोपी निकल गई। अब इसको लॉग में कन्वर्ट करना है तो जाहिर सी बात है क्या करोगे, 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये तो हर किसी को आना ही चाहिए। ठीक है, लॉग बेस 10 t2 बाय t1। ये आ गया आपका एंट्रोपी का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो कौन सी कंडीशन है ये, आइसोबारिक कंडीशन। वही हमारे स्टार्टिंग वाले फॉर्मूलाज पे चलते हैं। कहाँ गए, आजा भाई। हाँ, तो वही हम स्टार्टिंग वाले फॉर्मूलाज पे चलते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो प्रेशर है P1 बाय P2 ये कांस्टेंट होगा क्योंकि चेंज आ ही नहीं रहा। तो फॉर्मूला क्या बचा, सिर्फ एनसीपी ln T2 बाय T1, और फॉर्मूला क्या बच रहा है, देखो एनसीपी
ln T2/T1। तो ये हो गई आइसोबारिक कंडीशन। तो आइसोकोरिक कंडीशन, आइसोबारिक कंडीशन और आइसोथर्मल कंडीशन, 3 कंडीशन हो चुकी है। एक कंडीशन और लेके चल रहे हैं, वो है हमारी एडियाबैटिक कंडीशन। कौन सी है? एडियाबैटिक कंडीशन। तो नेक्स्ट कंडीशन है एडियाबैटिक कंडीशन। ठीक है, अब बताओ एडियाबैटिक कंडीशन में क्या होता है। तो बहुत सिंपल, सबसे सिंपल, ये तो पता चल जाना चाहिए कि एंट्रोपी क्या होगी इस दौरान। तो बताओ एंट्रोपी क्या होगी। तुम्हें पता है कि चेंज इन हीट जो है वो 0 होता है। ठीक है, क्योंकि हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता एडियाबैटिक कंडीशन में। और जब एडियाबैटिक कंडीशन में कोई हीट का चेंज नहीं हो रहा होगा तो तुम्हें पता है एंट्रोपी तो होता ही चेंज ऑन हीट, चेंज ऑफ हीट अपॉन टेम्परेचर है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो एंट्रोपी क्या होगी। तो एंट्रोपी क्या 0 हो जाएगी। तो यस, एट एडियाबैटिक कंडीशन, ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी और चेंज इन जो हीट है वो 0 होती है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, फॉर्मूला से फॉर्मूला कनेक्ट होते जा रहे हैं, आपको इसी चीज का ध्यान रखना है ओवरऑल। ठीक है, तो आज के चैप्टर में अगर मैं बात करूं, तो क्या चीज इंपॉर्टेंट थी। तो देखो, आज के लेक्चर में अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट फार्मूला की, तो एंट्रोपी के जो सारे फार्मूला थे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज की बात करूं अगर मैं, देखो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। ठीक है, तो कौन कौन से फार्मूला थे। एक तो पहली चीज कि एंट्रोपी जो है वो dQ/टेम्परेचर होती है। ठीक है, उसके बाद दो इंपॉर्टेंट फार्मूला जो थे एंट्रोपी के वो आपको ध्यान रखने हैं कि ds बराबर होता है NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है ds बराबर NCP ln T2/T1 प्लस NR ln P1/P2। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलेज आपको ध्यान रखने हैं, यही आज की कहानी के सार थे। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोकोरिक कंडीशन ले रहे हो और वॉल्यूम कांस्टेंट ले रहे हो, तो उस दौरान क्या करोगे, इस वॉल्यूम का कांस्टेंट, तो एंट्रोपी का फॉर्मूला हो जाएगा NCV ln T2/T1। बात समझ में आ रही। अगर आप आइसोबारिक कंडीशन ले रहे हो तो ये प्रेशर को कांस्टेंट कर दोगे और NCV ln T2/T1 ले लोगे। आइसोथर्मल कंडीशन ले रहे हो तो टेम्परेचर 0 हो जाएगा, NR ln V2/V1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर प्रेशर गिवन है तो NR ln P1/P2 हो जाएगा। तो ये एंट्रोपी के सारे फॉर्मूला है। अल्टीमेटली ये दो फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। 110% जो आपका सवाल आना है वो इन्हीं दो फॉर्मूला से हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन आप समझ ही जाओगे। और बची एडियाबैटिक कंडीशन। एडियाबैटिक कंडीशन के दौरान जो है हीट 0 होती है, और एडियाबैटिक कंडीशन में हीट 0 होती है तो एंट्रोपी भी क्या होगी, 0। तो मतलब आज इतने सारे डेरिवेशन किए हमने, उसमें एक ही सार था, बस इतना। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो लेक्चर, अच्छा अब क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड आपको असाइनमेंट में मिल जाएंगे। तो अगर आपको असाइनमेंट वगैरह चाहिए तो आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, असाइनमेंट के साथ साथ आपको और भी चीजें मिलेगी, जैसे नीट इसके PDF वगैरह मिल जाएगी, नोट्स की चैप्टर वाइज एक्सरसाइज मिल जाएगी। ठीक है, लेक्चर वाइज असाइनमेंट मिल जाएंगे आपको। फिर उसके बाद टेस्ट होंगे आपके मेजर माइनर, ठीक है, चैप्टर वाइज एंड सिलेबस वाइज। देन उसके बाद प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। नीट से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हुए होंगे उन सबके आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, ठीक है, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे नेक्स्ट वीडियो की। थैंक यू।